Bismillahirrahmanirrahim. Mechanical characteristics. Miscellaneous mechanical characteristics. There are four miscellaneous mechanical characteristics that are impact strength, fatigue, tear strength और hardness. तो ये मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक्स में उनके अलावा ये चार और भी पैरामीटर्स हैं जो हम स्टडी करते हैं, और इन चार पैरामीटर्स के अंदर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पॉलीमर्स के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर कोई चीज़ हिट करे तो वो उसको कितना रेजिस्ट करती है, इसे हम इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कहते हैं। जो इसी तरह जो बुलेट प्रूफ पॉलीमर्स या मटेरियल्स हैं उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी कि बुलेट उसके ऊपर लगेगी और उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, उनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। उसी तरह जो पॉलीमर्स हैं उनकी भी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है, उसको भी हम देखते हैं। फटीग कि वो कितना उसके ऊपर, मसलन एक मटेरियल है उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, उसको आपने 10,000 10,000 टाइम्स या 1,00,000 गुना या मिलियंस टाइम्स या ट्रिलियंस टाइम आपने उसके ऊपर सडन फोर्सेस लगाई हैं, स्ट्रेचिंग की, कंप्रेसिंग की, या कोई मिक्स करके, और वो कितनी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है, ये इसे हम कहते हैं फटीग। और फिर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टीयर स्ट्रेंथ। टीयर स्ट्रेंथ, आपने उसको थोड़ा सा कट किया, एक सैंपल बनाया, उस सैंपल को आपने कट किया, दोनों एंड्स को आपने फोर्स लगा के खींचा, तो उसकी वो कितनी रेजिस्टेंस है, टीयर में उसकी कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, उसे हम कहेंगे टीयर स्ट्रेंथ। और चौथा है जी उसकी हार्डनेस, तो कि उसकी जो हार्डनेस है वो कितनी है, ठीक है, वो इम्पैक्ट जो है वो कितनी बियर कर सकता है, हार्डनेस है। तो ये चार मिसलिनियस करैक्टरिस्टिक्स हैं होंगी पॉलीमर्स की, जिनको हम उनके अलावा, पहला तो है जी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट लोडिंग क्या है? इम्पैक्ट लोडिंग मीन्स लोड अप्लाइड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर लोड अप्लाई करता है, एंड द एप्लीकेशन टाइम ऑफ द लोड इज़ नेग्लिजिबल। ठीक है, आपने अचानक ही उसके ऊपर लोड डाल दिया, फिर हटा लिया, फिर लोड डाल दिया, फिर हटा लिया, चाहे वो स्ट्रेचिंग में हो चाहे वो कंप्रेशन के अंदर हो, तो ये होता है इम्पैक्ट लोडिंग। यानी एक तो है ना कि आपने लोड लगाया है और मुसलसल आप उस लोड को अप्लाई किए जा रहे हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, एक दिन, हफ्ता। एक तो ये कि आप उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम के साथ डिपेंडेंट है, और दूसरा ये है कि आप लोड लगाते हैं और वो लोड जो है वो मोमेंटरीली होता है, और शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो लोड अप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट लोडिंग। जैसे आपने किसी चीज़ को हिट किया और उसका जो हिटिंग टाइम है वो थोड़ा सा टाइम है, और वो जो लोडिंग है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, उसी लोडिंग की जो रेजिस्टेंस है, इम्पैक्ट लोडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसे हम कहेंगे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड ए सडनली अप्लाइड लोड एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जो सडनली लोड आपने अप्लाई किया है उसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है या वो जो मटेरियल है उसको कितना विथस्टैंड कर सकता है, इसे हम कहते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। Impact strength of polymer material is defined as degree of resistance to impact loading. Impact strength को आप define कर सकते हैं as the degree of resistance to impact loading. As with metals, polymers may exhibit ductile or brittle fracture. मेटल्स के अंदर भी डक्टाइल मेटल्स भी होते हैं, ब्रिटल मेटल्स भी होते हैं। पॉलीमर्स के अंदर भी ब्रिटल बिहेवियर भी है, डक्टाइल बिहेवियर भी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, और भी इसके अंदर फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एज विद मेटल्स, पॉलीमर में एक्सिबिट डक्टाइल और ब्रिटल फ्रैक्चर अंडर इम्पैक्ट लोडिंग कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, स्पेसिफिक साइज, स्ट्रेन रेट एंड मोड ऑफ लोडिंग। ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग डिपेंड करती है।
Both semi-crystalline and amorphous polymers are brittle at low temperature. ठीक है जी, ब्रिटल सेमी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस लो टेम्परेचर के ऊपर ब्रिटल होंगे। वो टेम्परेचर जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, वही लो टेम्परेचर होगा। एंड बोथ हैव रिलेटिवली लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ्स, और उनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी लो है। However, they experience a ductile to brittle transition over relatively narrow temperature range similar to that of a steel. टेम्परेचर को आपको पता है कि जो पॉलीमर्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर है उसका, और इनके अंदर जो ट्रांजिशन है वो डक्टाइल टू ब्रिटल हो जाती है जब टेम्परेचर की वेरिएशन होती है TG के करीब। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ अंडरगोज ए ग्रेजुअल डिक्रीज एट स्टिल हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एंड द पॉलीमर बिकम सॉफ्टन। जैसे टेम्परेचर राइज हो जाएगा ग्लास ट्रांजिशन से टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, पॉलीमर आपका रबरी सॉफ्टन हो जाएगा और साथ ही उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अब ये दो मेथड्स हैं जो ये बता रहा है, आईजेड एंड चारपी टेस्ट आर ऑर्डिनरी यूज टू एक्सेस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को मेयर करने के लिए ये मेथड है आमतौर पे, और ये होगा आईजेड और चारपी टेस्ट। ये यहाँ पे दिखाया गया है, और ऊपर आप देख लें ये स्पेसिमेन है, और यहाँ पे एक नॉच बना देते हैं। ये स्पेसिमेन है, सैंपल है, और इसमें एक नॉच बना देते हैं, और इसकी जो वी है वो इस तरफ है, और जो स्ट्राइकिंग डायरेक्शन है वो ये होगी। ये है जी चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, और ये इसके क्लैम्प्स हैं, और ये दूसरा इसका क्लैम्प है, और यहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी, और इधर एक वी बना दी जाती है, एक नॉच सी बना दी जाती है, और नॉच की जो वी है उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ फोर्स अप्लाई होगी। और जो दूसरा टेस्ट है वो होगा आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट, और आईजेड इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर भी एक वी नॉच बनाई जाती है, और इसमें फोर्स उधर से ही लगाई जाती है जिस तरफ आपने नॉच बनाई है, वी नॉच या वी शेप नॉच आपने बनाई है। तो मैकेनिज़्म सेम होगा, सिर्फ आपने नॉच की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा कंसीडर कर लेना है। तो एक टेस्ट है चारपी टेस्ट हो जाएगा, और एक जो टेस्ट है वो आईजेड का इम्पैक्ट टेस्ट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द स्पेसिमेन, अब आप यहाँ पर स्पेसिमेन रखेंगे, ये स्पेसिमेन की पोजीशन है, और ये रिकॉर्डिंग स्केल है, एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पर मेजर होगी, वैल्यू आ जाएगी। ये एक पेंडुलम से बनाया हुआ है। पोजीशन ऑफ द पेंडुलम बिफोर हिटिंग द स्पेसिमेन, यहाँ पर स्पेसिमेन रख दिया। ये देखें यहाँ पर स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। इसकी नॉच का ख्याल रखना है कि आपने कौन सा टेस्ट लेना है, चारपी टेस्ट करना है या आईजेड टेस्ट करना है। नॉच का ख्याल रखें। इधर से आपने इसको होल्ड करना है, होल्ड करके आपने इसको छोड़ देना है। जब ये इसके ऊपर हिट होगा तो यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, और उसे हम कहेंगे इम्पैक्ट टेस्ट, वो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ आ जाएगी। पोजीशन ऑफ द पेंडुलम आफ्टर हिटिंग स्पेसिमेन, हिटिंग के बाद ये पोजीशन है, हिट होने से पहले ये पोजीशन है। तो एक ख़ास एंगल के ऊपर लेके जाके, इसका ख़ास एंगल है, ख़ास एंगल के ऊपर लेके जाके, ख़ास हाइट के ऊपर लेके जाके, और ये जो लोड है ये कैलकुलेटेड लोड होता है, और जब हम इस लोड को छोड़ते हैं तो ये पेंडुलम चलता है। और ये जब हम स्पेसिमेन बनाते हैं तो स्पेसिमेन का ख़ास डायमेंशंस होती हैं। ये इसका कोई प्रोटोकॉल है, ASTM जो इसका एक होते हैं। तो आपने जो स्टैंडर्ड सैंपल है वो उस तरह बनाना है, और स्टैंडर्ड सैंपल को आपने यहाँ पर लगा देना है। पेंडुलम को आप जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू अपीयर होगी जो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को अपीयर करेगी, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को मेजर करेगी। दूसरी जो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो फटीग, और इस फटीग का भी हम टेस्ट करते हैं। फटीग टेस्ट आर परफॉर्म टू मेजर द रिडक्शन इन स्टिफनेस। ठीक है, ये क्या मेजर करते हैं, स्टिफनेस के अंदर कितनी रिडक्शन हुई है, कितना स्टिफ था, कितनी स्टिफनेस के अंदर कमी आई है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल की स्ट्रेंथ के अंदर कितनी चेंजेस आई हैं, कितनी कमी आई है। अंडर रिपीटेड लोडिंग एंड टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ लोड साइकिल टू फेलियर। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ हम सैंपल को कंप्रेशन और इलोंगेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, और फिर हम देखते हैं कि उसकी स्टिफनेस के अंदर कितनी कमी आती है और
उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कितनी कमी आती है। फटीग टेस्ट आर परफॉर्म by repeated tension and compression and tension compression or other combination of cyclic loading। फटीग टेस्ट जो है वो करते हैं सैंपल को टेंशन कंप्रेशन या अदर कम्बिनेशन ऑफ साइक्लिक लोडिंग के साथ सैंपल को हम चेक करते हैं इतनी साइक्लिक फोर्स के बाद उसकी जो स्टिफनेस है और उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है कि हम मटेरियल को टेस्ट करते हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेगी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। ये फटीग टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं और वाई एक्सिस के अंदर जो है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है। और अगर आप ये देखें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं। एक मटेरियल था जी पेट है, तो ये देखें नंबर ऑफ़ साइकिल्स टू द फेलियर, ये स्ट्रेस और ये जो इलोंगेशन कंप्रेशन ये जो आपने टेस्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं, टेंशन और कंप्रेशन आपने जो इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किए हैं, तो इन टेस्ट के नतीजे में ये इसका जो बिहेवियर है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखें ये नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं, ये 10⁻³ यानी 1000 साइकिल्स हैं। 1000 कंप्रेशन है या 1000 टेंशन, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है, ये 10⁻⁶ है, ये 10⁻⁷ तो इतनी ज़्यादा रिपीटिंग साइकिल्स के बाद उसका जो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है पेट का वो देखें वो डिक्रीज़ होता जाता है। ये देखें डिक्रीज़ होता जा रहा है, पेट के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। और ये एक दूसरा है नायलन का, तो नायलन के अंदर भी अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है। ये दो मटेरियल हैं जिसमें कंटिन्यूसली स्ट्रेस एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। बाकी पीएस के अंदर देखें, पॉलीस्टाइरीन के अंदर ये देखें जैसे नंबर ऑफ़ साइकिल जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एक वक्त आता है जब ये कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है। इस तरह पीएमएमए के अंदर भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। इस तरह पीपी के अंदर भी आप देखें कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है। इस तरह पी के दरमियान भी आप देखें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो रहा है, और पीटी एफई के दरमियान भी आप देखें कि एम्पलीट्यूड इसके अंदर कांस्टेंट हो रहा है। तो डिफरेंट मटेरियल का जो फटीग टेस्ट हैं वो डिफरेंट कर्व्स यहाँ पर दे रहे हैं। फिगर कर्व्स फॉर द सेवरल कॉमन पॉलीमर्स आर शोन इन द फिगर 11, ये 11 फिगर ही है, एज स्ट्रेस वर्सेस द नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल। और ये जो स्केल है उसने कहा ये लॉगरिथमिक स्केल है। ठीक है, दो तरह के स्केल हैं, एक तो वो नेचुरल स्केल है आपका और दूसरा उसी का आप लॉग ले लें तो वो लॉगरिथमिक आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक का मतलब है कि वो वैल्यू रिड्यूस हो रही हैं और कुछ भी नहीं है, बिहेवियर सेम रहेगा लेकिन ये जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी कम हो जाएंगी। यानी अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, आप उनको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप उसका लॉगरिथमिक ग्राफ ले लें। तो जो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हैं उसके बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रेस की कर्व की शेप को चेंज नहीं करेंगे, और वैल्यूज़ थोड़ी सी कम हो जाएंगी और कुछ भी नहीं। सम पॉलीमर्स हैव फटीग लिमिट। इसमें कुछ पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनकी अंदर फटीग लिमिट है और कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर फटीग लिमिट नहीं है। फटीग लिमिट क्या चीज़ है? A stress level at which the stress at the period becomes independent of the number of cycles, जिसमें जो स्ट्रेस लेवल है या स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है वो नंबर ऑफ़ साइकिल से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये दो ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें स्ट्रेस लेवल ये नंबर ऑफ़ साइकिल के साथ डिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। और वो उसमें पेट है, पीईटी है पेट, और दूसरा नायलन है। पेट और नायलन के अंदर फटीग लिमिट नहीं है, बाकी सब के अंदर फटीग लिमिट मौजूद है। अदर्स डू नॉट अपीयर टू हैव सच ए लिमिट लाइक पेट एंड नाइल। अच्छा, इसके अंदर ये फटीग लिमिट नहीं है पेट और नाइलिन के अंदर, और बाकी सब के अंदर फटीग लिमिट मौजूद है। फटीग लिमिट का मतलब है कि आप इसको जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है सबसे अच्छी तो इसमें जो कर्व मुझे नज़र आ रही है वो PTFE की है, इस पॉलीमर की है, कि इसके अंदर जो फटीग लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से कहीं शुरू हो जाती है और देखें 10⁻⁷ तक जाती है। और इसकी जो PE की जो है पॉलीएथिलीन है, इसकी फटीग लिमिट थोड़ी सी कम है, इसकी और कम है और कम है और कम है, और इसमें तो बिल्कुल है भी नहीं। फटीग स्ट्रेंथ एंड फटीग लिमिट्स फॉर पॉलीमेरिक मटीरियल्स आर मच लोअर दैन मेटल्स। मेटल से तो ये कम नहीं है। द फटीग बिहेवियर ऑफ पॉलीमर इज
much more sensitive to the loading frequency than the metal. लोडिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आप देख लें कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स को जिस तरह हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका जो लेवल है, किसी का लेवल ऑफ हो रहा है, किसी का लेवल ऑफ नहीं हो रहा। साइक्लिंग पॉलीमर्स एट हाई फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिवली लार्ज स्ट्रेसेस कैन काज लोकलाइज हीटिंग। ये भी हो सकता है कि जो साइक्लिक पॉलीमर्स हैं, तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं उसके अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो हीटिंग इफ़ेक्ट के नतीजे में और जो मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। फिर कंसिक्वेंटली फेलियर मे बी ड्यू टू अ सॉफ्टनिंग ऑफ द मटेरियल रादर दैन अ रिजल्ट ऑफ टिपिकल फटीग प्रोसेस। उसमें फटीग प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि वो मटेरियल जो है वो हीट अप हो रहा है और सॉफ्टनिंग हो रही है उसके अंदर। और ये फटीग टेस्टर है। फटीग टेस्टर में आप देख सकते हैं ये सैंपल पड़ा हुआ है, इसी सैंपल के ऊपर वो स्ट्रेस लगाएगा या कंप्रेस करेगा, मैनी टाइम्स करेगा, और फिर उसकी दोबारा जो है वो प्रॉपर्टीज़ फाइंड करके देखेगा कि उसके अंदर कोई चेंज आ रही है नहीं आ रही। फटीग टेस्टर है ये। तीसरी प्रॉपर्टी है जी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं, वो है टियर स्ट्रेंथ, हार्डनेस जिसको कहते हैं, ये एबिलिटी टू रेजिस्ट टियरिंग। तो टियरिंग के अगेंस्ट टियरिंग रेजिस्टेंस एबिलिटी है एज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सम प्लास्टिक, स्पेशली दोज यूज्ड फॉर थिन फिल्म्स इन पैकेजिंग। पैकेजिंग के अंदर वो जो थिन फिल्म्स यूज़ हो रही हैं, जिनको हम बार बार फोल्ड कर रहे हैं, तो या कहीं से फट भी जाती हैं और उसमें डिफॉर्मेशन भी हो रही है, और उसके ऊपर जब आप पैकिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेस भी अप्लाई होती है, स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएं पैकेजिंग मटेरियल के अंदर और वो जनाब वो टीयर हो जाएं, फट जाएं और सारा। टीयर स्ट्रेंथ इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टीयर अपार्ट अ कट स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन है उसको कट किया जाता है, ख़ास स्पेसिमेन है, उसका कुछ साइज़ रखेंगे, फर्स्ट किया 2 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, उसमें कट लगाएंगे, स्टैंडर्ड कट लगाएंगे, और फिर दोनों पार्ट को खींचेंगे किसी मशीन के अंदर दे के, और वहाँ से उसकी जो स्ट्रेंथ निकलेगी वो टीयर स्ट्रेंथ होगी। और टीयर स्ट्रेंथ इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टीयर अपार्ट ए कट स्पेसिमेन दैट हैज़ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री। तो उसकी कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री होगी, कोई उसके ऊपर प्रोटोकॉल जो है वो अप्लाई होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंसाइल और टीयर स्ट्रेंथ आर रिलेटेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ और टीयर स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड जो हैं आपस में रिलेटेड होंगी। डेफिनेटली अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसकी टीयर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, पॉसिबिलिटी है। और टेंसाइल एंड टीयर टेस्टर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक स्पेसिमेन है और ये एक क्लैंप है, यहाँ से पकड़ लिया, एक दूसरा क्लैंप है, और यहाँ पर बाहर की तरफ टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, और फोर्स अप्लाई होके उसके साथ फोर्स अप्लाई होगी, और स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, और उसकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनती जाएगी, और वहाँ से हम सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। और दूसरा टीयर टेस्टर है। टीयर टेस्टर में वही जो सैंपल था उसमें ये देखें, ये कट लगाया, ये स्टैंडर्ड कट है, और कट लगा के फिर क्लैंप के अंदर दे दिया, और क्लैंप के अंदर दे के तो मशीन ने इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाई है, और फिर यहाँ पर टीयरिंग होगी, ये देखें ये यहाँ पर टीयरिंग होगी, और उसके नतीजे में वो जो डाटा होगा उस डाटा से हम टीयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। चौथी करेक्टरिस्टिक है जी हार्डनेस। चौथी मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक्स हार्डनेस है। एज विद मेटल्स, हार्डनेस रिप्रेजेंट्स ए मटीरियल्स रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन, मैरिंग का मतलब डैमेजिंग या स्पॉइलिंग एंड सो। ये रेजिस्टेंस है जी, किसके खिलाफ रेजिस्टेंस है? स्क्रैचेस के ख़िलाफ़ है, पेनिट्रेशन के ख़िलाफ़ है, डैमेजिंग के क्रॉस है, स्पॉइलिंग के क्रॉस है, तो ये रेजिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं हार्डनेस। और पॉलीमर्स आर सॉफ्टर दैन मेटल्स, ये तो हमें पता ही है, एंड सिरामिक्स भी हैं। अगर प्योर पॉलीमर हैं तो प्योर पॉलीमर की बात हो रही है, और अगर आपने इसके पॉलीमर कंपोजिट्स आपने बना लिए हैं तो फिर तो आप मेटल से भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सिरामिक से भी आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड मोस्ट हार्डनेस टेस्ट आर कंडक्टेड बाई पेनिट्रेशन टेक्निक। इसके अंदर जो हार्डनेस के टेस्ट हैं वो पेनिट्रेशन टेक्निक के साथ ही लिए जाते हैं। पेनिट्रेशन टेक्निक के अंदर कोई आपके पास कोई
हेड होगा या नॉच होगी, और उसको आप उसके अंदर फोर्स लगाएंगे और फिर वो पेनिट्रेशन से आप हार्डनेस उसकी फाइंड करते हैं। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर पॉलीमर्स। इसके लिए एक टेस्ट उसने बता दिया है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। और अदर इंडेंटेशन टेक्निक्स एम्प्लॉयड आर द ड्यूरोमीटर है और बारकोड टेस्ट है। बारकोड टेस्टर है और ड्यूरोमीटर टेस्टर है, और इसके अलावा रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है। तो इसको हम देखते हैं। ये पहली जो फिगर है वो नज़र आ रही है रॉकवेल हार्डनिंग टेस्ट के अंदर है। ये वही मशीन है, उसी तरह का मशीन है जिस तरह का वो टेंजाइल टेस्टर है, ये वही मशीन है। और यहाँ पर आप देखें एक आप इंडेंटर आप देख रहे हैं, और ये जो इंडेंटर है वो इस शक्ल में है। ये देखिए ये इंडेंटर है, और पहले स्टेप के अंदर ये स्पेसिमेन है, और यहाँ पर आप स्पेसिमेन रखेंगे, यहाँ पर ये स्पेसिमेन आप रखेंगे। उसके बाद ये इंडेंटर है, उस इंडेंटर को ऐसा ऐसा नीचे लेके आएंगे और इसमें पेनिट्रेट करवाएंगे। और ये देखें ये इंडेंटर है, ये नीचे आ रहा है। ये प्री लोड में इंडेंटर था, ये एडिशनल लोड लगा दिया तो ये देखिए ये सैंपल के अंदर पेनिट्रेट कर गया और ये इतनी डेप्थ तक आगे चला गया। और उसके बाद फिर ये लोड हटा दिया तो फिर ये इसकी डेप्थ और होगी चीज़ों। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं, इन मेजरमेंट्स की हेल्प से हम इसकी जो हार्डनेस है वो हम मेजर कर सकते हैं। और हार्डनेस नंबर इंडिकेटर भी है जो यहाँ पे आएगा। तो हार्डनेस नंबर इंडिकेटर जो है यहाँ पे डायल गेज के ऊपर, ये भी हम रीड करेंगे और इन पैरामीटर से बाकी चीज़ें भी हम फाइंड करेंगे। ये है रॉकवेल हार्डनिंग टेस्टर। और यहाँ पे ड्यूरोमीटर हार्डनेस टेस्टर भी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, और इसके अंदर भी इंडेंटर है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी ये स्पेसिमेन पड़ा हुआ है और ये इंडेंटर है। ये यहाँ पे इसका इंडेंटर है और ये इसका स्पेसिमेन है। और इंडेंटर जो है स्पेसिमेन के अंदर पेनिट्रेट करेगा और हार्डनेस की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। यह ड्यूरोमीटर। और बारकोड हार्डनर टेस्टर है। बारकोड हार्डनर टेस्टर ये देखें, यहाँ पर हम स्पेसिमेन रखेंगे, यहाँ पे स्पेसिमेन रखेंगे और ऊपर से आप इसको प्रेस कर दें, और प्रेस करने के नतीजे में ये जो डायल गेज है ये उसकी हार्डनेस मालूम कर सकता है। तो ये भी पेनिट्रेशन वाला मेथड है। तो जितने भी हार्डनेस टेस्टर हैं ये पेनिट्रेशन मेथड को ही सपोर्ट करते हैं। तो पेनिट्रेशन प्रोसेस से ही हार्डनेस निकलती है किसी भी पॉलीमर्स की।